फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया है और अभी हम आए हैं बच्चों का यहाँ पर रिव्यू लेने की आखिर उनका पेपर कैसा गया है। तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जकी भैया से आप पढ़े थे तो कैसा लगा था आपको। मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया है। मैंने तो जकी भैया से पढ़ा था। जकी भैया तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि It's real. नहीं सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोग का शर्मा गई सीरीज में। तो जैसे कि आप लोगों ने बाकी के चैप्टर्स को कवर अप कर लिए होंगे, तो कवर अप करते हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो बहुत छोटू सा चैप्टर है, बहुत ही निहायत ही इजी चैप्टर है जो फुकट के नंबर तुम लोग को दिलाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, यहां से नंबर नहीं कटने चाहिए, सीधी सिंपल बात। तो आपको अच्छे नंबर लेकर आना है, तगड़े मार्क्स से स्कोर करना है और आखिरी तक के इस वीडियो को देखना है जिसके थ्रू आप लोग का सारा कंटेंट कवर अप हो जाएगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार, चैनल को सपोर्ट करो। इस चैनल पे फिजिक्स का भी कंटेंट मैंने आप लोग के लिए डाला हूं, सिलम सीरीज, उसको जाकर देख सकते हो। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपकी लिए, आपकी प्रिपरेशन में। तो मीम मटेरियल के साथ है, जाकर आप लोग उसको भी एंजॉय करें। इसी के साथ साथ यार दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया यार एक बेस्ट सैंपल पेपर बता दो, अब एग्जामिनेशन आ रहा है और एक तगड़ी प्रिपरेशन करना है, ऐसी कोई बुक बताना जिसके अंदर एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट हो। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं ओसवाल के 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बनाए गए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे पीसीएम पीसीबी से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट से हो, तो सारे के सारे जो मेन 3 सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ साथ इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन एक ही बुक के अंदर आपको मिलने वाले, मतलब एक बुक के अंदर सारे सैंपल पेपर विद आंसर आप लोग को अवेलेबल है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत तगड़ी बुक है आपकी प्रिपरेशन के लिए और इसको जरूर सॉल्व करें और इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करें। साथ में आपको इसके आंसर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे डिजिटल फॉर्म में, यहाँ पे स्कैन कोड यूज करके। तो अमेजोन के थ्रू जाकर ले सकते हो, सस्ते दाम पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाके बुक को परचेस करें और अपनी जर्नी को स्टार्ट करें दोस्त। सो चलिए कवर अप करते हैं हमारे नए चैप्टर को जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, चैप्टर नंबर 8 है और क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको कवर अप करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो किसी ने भी अभी तक के मुझे इंस्टा पे फॉलो अप नहीं किया है, इंस्टा में फॉलो अप कर सकता है। जो भी क्लास की पैरी क्लिप लगती है उसको यार आप मुझे टैग कर सकते हो इंस्टा पे। साथ में टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स क्लास रिगार्डिंग मिलते रहती है वहां पे। अनअकैडमी में फॉलो अप कर लेना, जहां पे मैं ढेर सारी अपडेट्स आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, फ्री क्लासेस लाता रहता हूँ। सिस्टमैटिक वे में K12 कैटेगरी में आप लोग को पढ़ाता हूँ, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। और अगर आप लोग सिस्टमैटिक वे में अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी में एक डील चल रही है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें अगर आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोग को 50% तक का ऑफ मिल जाएगा क्लास 6 से 12 के सब्सक्रिप्शन में, जहां पे आप लोग को अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर के साथ आप पढ़ सकते हो। साथ में मैं खुद K12 कैटेगरी में फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूं आप लोग के लिए, तो आप लोग मेरे साथ भी पढ़ सकते हो और उसमें भी 50% के बावजूद भी एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड ZAKI100 यूज कर लेना, जिसके थ्रू स्पेशल 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि 60% तक के ऑफ हो जाएगा आप लोग के सब्सक्रिप्शन में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग ले सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप लोग को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरी वेबसाइट से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से रीड भी कर सकते हो, इसके लिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, तो इसको सब कुछ देख लेते हैं। तो कंटेंट की बात करें चैप्टर की, तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि कहां पे स्पोर्ट्स की फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस लग रही है। सेकंड हम देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जानेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी समझेंगे, साथ में हम लोग फ्रिक्शन और साथ में प्रोजेक्टाइल ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में भी हम लोग कवर अप करने वाले। और ये सभी के सभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, बचपन में आप लोगों ने सब कुछ पढ़कर रख चुके हो। एक बार रिकैप करा देता हूं जल्दी से। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप लोग जानते हो न्यूटन चचा ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ। तो न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मूव ना करा दे,
या कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूविंग ऑब्जेक्ट रहेगा जब तक कि आप लोग उसको एक्सटर्नली रोक ना लो। मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में तब तक रहेगा जब तक कि कोई फोर्स लगाकर उसको मोशन में लाना दे, या फिर कोई बॉडी मोशन में है और वो बॉडी मोशन में तब तक रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक ना ले। तो ये कहलाता है न्यूटन का पहला लॉ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ में न्यूटन ने अपनी मम्मी के बारे में, मतलब मां के बारे में बताया। तो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है फोर्स विच इज इक्वल टू m इंटू ए। मतलब क्या, फोर्स विच इज इक्वल टू दी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेकंड लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और पहले लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। इसी के साथ साथ जो थर्ड लॉ है जिसको लॉ ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ रिएक्शन बहुत ही इजी है। एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आप एक बॉल ले रहे हो, बॉल को आपने वॉल पे हिट करे, बॉल को जैसे आपने वॉल पे हिट करे तो जितने फोर्स से हिट करे सेम फोर्स से बॉल वापस आप लोग के पास आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो न्यूटन के तीनों लॉ याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक के मोशन में रहेगी जब तक कि उसको कोई रोक ना ले, या कोई भी बॉडी स्टेशनरी में तब तक की रहेगी जब तक कि उसको कोई फोर्स लगाकर मोशन में ना ला दे। तो ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सेकंड लॉ आप लोग को बताता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। वो ये बताता है कि यार अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा है, मतलब क्या, उसमें फोर्स भी ज्यादा लग रहा होगा। इसी के साथ साथ थर्ड लॉ जो रहता है उसे कहा जाता है लॉ ऑफ रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये होता है आप लोग का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने जिंदगी में कहां कहां अप्लाई करे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो जैसे मैंने आप लोग को समझाया लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, जिसको पहला लॉ कहते हैं, और इसके बारे में मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए डेफिनेशन लिख दिया हूं, आप लोग चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसको भी यहाँ पे आप लोग के लिए बनाकर लिख दिया हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। साथ में अगला जो लॉ है लॉ ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में भी लिख दिया हूं, तो आप लोग लिख लेना। कुछ एप्लीकेशंस होती है, जैसे हम लोग जब चलते हैं तब भी लॉ ऑफ मोशन का रोल होता है, साथ में अगर जंप करते हैं तब भी होता है, स्विमिंग के टाइम पे भी न्यूटन्स के लॉ का यूज होता है, साथ ही साथ आप जब शूटिंग करते हो उस टाइम पे भी होता है। तो आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखी है आप लोग को यार सभी एप्लीकेशंस के बारे में बताना है कि कौन सा न्यूटन का लॉ लग रहा है, और इसके अलावा और कहां स्पोर्ट्स की फील्ड में न्यूटन के लॉ लगते हैं। तो कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। 2000 years later. तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का इक्विलिब्रियम। तो आखिर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम के साथ साथ हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी समझने वाले हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो यार, सीधी सिंपल बात है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, बेसिकली किसी भी बॉडी को अगर आप लोग स्टेबल रखना चाह रहे हो, एक बैलेंस में रखना चाह रहे हो, तो मैं कह सकता हूं कि वो इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहां पे बॉडी जो है वो बैलेंस स्टेट में रहती है और बॉडी इधर उधर डगमगाती नहीं है। हाँ है ना, जैसे आप लोग किसी से वादा करके डगमगा जाते होंगे, वो बात अलग है। सख्त लौंडे जो रहते हैं वो कभी डगमगाते नहीं है। चुप करें मैनेजर, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो चलिए भाई, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो चलिए समझ लेते हैं। जैसे आप लोग यार यहाँ पे देख रहे होंगे, सीसॉ है। यहाँ पे समझो ये बॉय जो है ये 60 kg का है और ये जो गर्ल है ये भी 60 kg की है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों तरफ में इक्वल अमाउंट ऑफ वेट लग रहा है। इस वजह से जो बॉडी है, ये जो सीसॉ है, एकदम इक्विलिब्रियम में, ना तो इसके तरफ झुका हुआ है ना इसके तरफ। तो मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहां पे बॉडी जो है वो बैलेंस स्टेट में होती है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इक्विलिब्रियम के बारे में समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना उसके यार आप लोग स्पोर्ट्स में खेल वेल नहीं पाओगे। समझो यार आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते आप लोग का पैर लड़खड़ा गया, तो आप इक्विलिब्रियम स्टेट से हट गए ना। ये समझो आप बैटिंग कर रहे हो, बैटिंग करते करते खड़े हो और सोचो खड़े खड़े गिर गए, स्लिप हो गए, तो इक्विलिब्रियम स्टेट चले गई ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इक्विलिब्रियम। तो आई होप तुम लोग को यहां तक की चीजें समझ में आ गई। तो चलिए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जो सबसे पहले टाइप का जो इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो इट इज अ स्टेट ऑफ अ बैलेंस दैट अकर व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशनलेस पोजीशन। मतलब क्या, जब भी आप लोग सिंपल खड़े रहते हो उस टाइम पे जो बॉडी बैलेंस बनाकर रखी हुई है, अब जो बॉडी है वो तो रेस्ट पे है, तो जो बॉडी ने जो अपना बैलेंस बनाकर रखी हुई है रेस्ट पोजीशन पे, उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है उसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यार आप लोग का स्टैंडिंग के टाइम हो सकता है, एक पैर में खड़े हो जाओ, या आप लोग चेयर पे बैठे हुए, तो चेयर भी जो इक्विलिब्रियम में है ना, है ना। तो ये सभी इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगली अगर मैं बात करूं वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आइए जान लेते हैं। सो इट इज अ स्टेट ऑफ अ बैलेंस ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी। मतलब क्या, सिंपल वे में अगर कहने की कोशिश करूं, जैसे कि ये दीदी दौड़ रही है, ये जो दीदी है ये दौड़ रही है, समझो इनका पैर लड़खड़ा गया, तो
अनस्टेबल हो जाएगी ना वो, तो आप लोग को कुछ इस तरीके से रनिंग करना है जिसमें कि आप लोग की बॉडी अनस्टेबल ना हो सके। और ऐसे टाइप का इक्विलिब्रियम जब बॉडी मोशन में होती है और उस टाइम पे वो बैलेंस फॉर्म में रहती है, उसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है दोस्त? तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम यार रनिंग के टाइम पे हो सकती है, जिम्नास्टिक के टाइम में यार अचीव की जा सकती है, क्योंकि वहां पे मोशन हमेशा होता रहता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है सब लोग को? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल क्या होगा। ठीक है भाई, चलो अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हलवे टाइप के यार, क्लास मतलब बचपन के टॉपिक पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने एक ऐसे टाइप का इमेजिनरी पॉइंट होता है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जहां से बॉडी बैलेंस रह सकती है। क्लियर दोस्त? अब मैंने इस पेन को खड़ा कराने की कोशिश करूंगा तो पक्का इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर उधर हो रही है। आप अगर जब खड़े रहते हो तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम मिड पोर्शन में रहता है। जब आप एक पैर में ऐसे टेढ़े मेढ़े खड़े हो जाओगे तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी खसक जाएगा, जहां पे बॉडी बैलेंस हो सके अपने आप को। क्लियर है दोस्त? तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो स्टैंडिंग पोजीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहाँ पे, जैसे आपने अपने दोनों हाथों को ऊपर करे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी ऊपर हो गई, जैसे आपने अपनी बॉडी को नीचे करे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी खसक गई। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यार ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल रहा है, आप लोग चाकू वाकू ले रहे काट कर देख रहे अपने पेट को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक किस्म की इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे ऐसा माना जाता है कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखोगे किसी भी बॉडी को तो वहां पे बॉडी बैलेंस रहेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे पीछे हुए तो आप इक्विलिब्रियम स्टेज आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर है दोस्त? और याद रखिएगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमेशा मूवमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा हमारी बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बार बार बदलती रहती है मूवमेंट के अकॉर्डिंग। और याद रखिएगा किसी भी स्पोर्ट्स में अगर स्किल आप लोग को हासिल करना है तो आपको इधर से उधर एजिलिटी प्रोवाइड करना है। खो खो खेल रहे हो, खो खो खेलते टाइम इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर हो रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बार बार चेंज हो रही है। और साथ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अचीव करोगे तभी तो इक्विलिब्रियम में रहोगे, अदरवाइज खो खो खेलते खेलते आप लोग गिर जाओगे और फिर सीधे खेल खत्म। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहां तक क्लियर हो चुका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए जानते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन एक किस्म का यार ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रेजिस्ट करने का काम करता है। मतलब क्या? जैसे देखो ये बॉल दिख रही है आपको, मैंने इस बॉल को इस तरफ धक्का मारा, लेकिन ये जो टेबल होगा ये क्या करेगा? फ्रिक्शन अकर करेगा अपोजिट टू दी फोर्स। तो एक ऐसे टाइप का फोर्स है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। मतलब क्या? इस बॉल को रोकने की कोशिश की जाएगी। अब समझो यार ग्राउंड में आप लोग यार दौड़ रहे हो, ग्राउंड कैसा अंडुलेटेड पोर्शन है, आप इस तरफ दौड़ रहे हो, लेकिन जो आपके शूज के नीचे में एक अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है जो आप लोग को खड़ा रख रहा है जमीन पर, वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो भाई आप लोग स्लिप हो जाओगे। याद रखो अगर आप आइस के ऊपर खड़े होते तो फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है जो आपको गिरा सकता है। तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स की फील्ड में। बिना फ्रिक्शन के आप लोग पता चल रहा रन लेते लेते दौड़े और स्लिप हो गए क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है दोस्त? यहां तक क्लियर है? तो याद रखिएगा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने का काम फ्रिक्शन करता है। जैसे आप देख रहे हो ना बॉल आप लोगों ने फेंके या फिर आपने छक्का मारे या चौका मारे तो बॉल धीरे धीरे जाती है और एक टाइम पर आकर रुक जाती। क्यों रुक रही है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी घूमते ही रहती, ये मतलब मूव करते रहती है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो याद रखिएगा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कौन से सरफेस पे प्रोड्यूस होता होगा? रफ सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। यहां तक क्लियर है? तो फ्रिक्शन के बारे में मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इससे ज्यादा आप लोग को डीप में नहीं पूछने वाला है। आइए जानते हैं कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइड। क्लियर है? जैसे यार ये बॉक्स यहां पे रखा हुआ है तो यहां पे ये रखा हुआ है मतलब क्या? अरे इसका मूवमेंट होने से रुक रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर है दोस्त? हाँ या ना? मैं आईपैड को यहां पे रखा हुआ, आईपैड पे अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर है दोस्त? ये मोशन में नहीं है ऑब्जेक्ट, और इस टाइम पर जब कोई बॉडी मोशन में ना हो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्लियर है दोस्त? आई होप तुम लोग को यहां तक क्लियर है। अगली बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है और याद रखिएगा जिस तरफ बॉडी स्लाइड हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये होता है आप लोग का स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो स्लाइड के टाइम पे लग रहा है, अपोजिट में लगता है, ये होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगली अगर मैं बात करूं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जैसे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रोल कर सकता है, जैसे बॉल को आपने फेंके
बॉल का फोर्स इस तरफ लग रहा है, बॉल रोल इस तरफ हो रही है, हाँ या ना। लेकिन उसके अपोजिट में जो फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी टाइप का फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगला होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फ्रिक्शन व्हेन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज और मीट द रेजिस्टेंस फ्रॉम द वाटर। मतलब क्या, जैसे देखो आप ना इस तरफ मूव कर रहे हो, अपना फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, लेकिन जो फ्लूइड है वो इस तरफ आपको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। तो अगला जो टॉपिक होता है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हो। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या, जैसे देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप थ्रो करते हो, तो जैसे देखो जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट सीधा उधर चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट पे आप जानते हो, जैसे आपने बॉल फेंके थे तो जो बॉल यहां तक आ गई उस पे ना फोर्स भी तो लगेगा, ग्रेविटी भी तो लगेगी ना। तो जब ग्रेविटी लगेगी तो ये जो ऑब्जेक्ट सीधा गया था तो क्या ये ऐसा डिक्लाइन हो जाएगा? मैं कह सकता हूं ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का एक कर्व बनाते हुए जाएगा, तो इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल कितना ऊंचा हो रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना बढ़िया हो रहा है, वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। जितने एंगल से आप फेंकोगे, है ना, ऊंची ऊंची नहीं, असली में बॉल को फेंकोगे। तो ये इस टाइप का जो टॉपिक, इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको आप लोग क्लियर है। तो प्रोजेक्टाइल हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में होता है। आप लोग जानते होंगे लॉन्ग जंप जब होता है तो उसमें आप देखते होंगे दौड़ते आते फिर तेजी से दौड़ते। तो एक प्रोजेक्टाइल में दौड़ते ना, एंगल ऑफ रिलीज जितना ज्यादा बेटर रहेगा उतना ज्यादा दूर वो लॉन्ग जंप के थ्रू जा पाएंगे। क्लियर दोस्त यहाँ तक कि इसी के साथ साथ जैवलिन थ्रो होता है। तो जितना दूर आपको भाला फेंकना उतना ज्यादा अच्छा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखो जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये एक फुटबॉल है। फुटबॉल को अगर आप बहुत ही हाई एंगल से किक मारोगे तो डेफिनेटली यार आप खुद समझ पा रहे हो कि जितना ज्यादा ऊंचा एंगल मार दोगे तो बॉल करीब में गिर जाएगी, हाँ या ना। आप कम एंगल बनाकर दूर फेंकने की कोशिश करोगे तो वो भी ज्यादा दूर नहीं जाएगा। आपको लगभग 45 डिग्री के आसपास रहना है। अगर आपने 45 डिग्री पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो उसका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होता है। और 45 से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो कम होने लग जाएगा। 45 से जैसे जैसे नीचे आने लग जाओगे तो प्रोजेक्टाइल कम होने लग जाएगा। तो आपको हमेशा 45 के आसपास रहना, जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्रोजेक्टाइल बना सको या ट्रेजेक्ट्री बना सको, जिससे कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर जा सके। क्लियर है दोस्त? तो चलिए समझ लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल। सबसे पहली चीज होती है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जितना सही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा उतना दूर ऑब्जेक्ट जाएगा। जैसे मैंने अभी समझाया 45 डिग्री के आसपास में रहेगा, ज्यादा दूर जाएगा। कम ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो ऑब्जेक्ट आगे पीछे मतलब कम दूरी तक जाएगा। क्लियर है? प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने किकी ऐसा लुल्लू पुल्लू टाइप मारे तो आपको क्या लग रहा है 1 किलोमीटर दूर जाएगी बॉल। अगली चीज क्या है, रिलेटिव हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आपने पता चल रहा सीधा ही उठा दी, खेल ही खत्म। इसी के साथ साथ अगली चीज होती है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल दोनों एक ही बात हुई। आई होप यहां तक कि तुम लोग का क्लियर रहेगा। इसी के साथ साथ एक और फैक्टर अफेक्टिंग पूछ सकता है कि मतलब फ्रिक्शन के अंदर आप लोग कैसे फ्रिक्शन को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट की जो पिच रहती है वो थोड़ी सी स्मूथ सरफेस की रहती है। तो वहां पे आप लोग देखते होंगे क्रिकेटर्स जो रहते हैं स्पाइक यूज करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन बन सके। अदरवाइज यार पता चल रहा बॉलर दौड़ने आया, सामने से किसी ने आंख मारा और बॉलर ऐसा ना हो, इस वजह से अच्छी स्पाइक पहनी जाती जिससे कि आप लोग का जो बॉडी का जो बैलेंस है वो बना रह सके। क्लियर है दोस्त? तो यहां तक के था हमारा आज का टॉपिक। आई होप तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इससे, तो यार अच्छे से कवर अप करें। साथ ही साथ यार सैंपल पेपर ले लो, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं बेस्ट सैंपल पेपर की। साथ ही साथ अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, अगर आप चाहो तो उसको भी अवेल कर सकते हो। साथ में आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग इंस्टा में फॉलो अप कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग मुझे अनअकैडमी में फॉलो अप कर सकते हैं, जहां पे मैं आप लोग के लिए क्लास 12 कैटेगरी में भी पढ़ाता हूं। तो चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते हैं, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट, मेरी जान। बाय।